तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्लास 9th के बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा बिल्कुल पास में आ गई है और आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है, ना ही आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है? तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर के सभी सब्जेक्ट्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में आने ही वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे आपके विषय विज्ञान के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और केवल क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे, बल्कि एक-एक नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उनको भी देखेंगे और उन सभी के आंसर भी हम लोग जानेंगे। और ये जो पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा है प्रश्न बैंक, और ये जो प्रश्न बैंक है, ये हमारे एमपी बोर्ड के मंडल ने आप लोगों के लिए स्पेशल बना के दिया है कि इसी में से आपका पेपर है वो आएगा, ठीक है? और इसमें से लगभग पेपर जो कि 2025-26 यानी कि 25 में जो आपके त्रैमासिक होने वाले हैं, वो लगभग 60 से लेकर के 80% तक इसी प्रश्न बैंक में से आपका आ जाएगा। तो इस में केवल उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आप लोगों ने यदि ये प्रश्न बैंक के सारे आंसर कर लिए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके त्रैमासिक पेपर में बेहतरीन नंबर यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से चैप्टर हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, तो सबसे एक नज़र इन पर डाल लीजिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें से कुल अंक कितने का आना है? 15 का। और ऐसे ही चैप्टर नंबर सेकंड में से इसमें भी 15 का। और अगर आप लोग आगे देखो, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर नहीं है, ये हमारा तीसरा यूनिट समझ लीजिए। और ये इसमें हमारा आना है 5वां चैप्टर, जो कि हमारा बायोलॉजी का। और ये जो 2 चैप्टर हैं, पहला और ये दूसरा, ये हमारी हैं केमिस्ट्री के। और ये हमारा 5वां है बायोलॉजी का। तो ये भी आएगा कितने नंबर का? 15 नंबर का। और फिर ये भी हमारा बायोलॉजी का 6वां चैप्टर, जो कि है ऊतक, और ये भी आएगा 15 नंबर का। और लास्ट वाला चैप्टर है 7, जो कि है गति, ये है हमारा फिजिक्स का। तो ये आएगा हमारा 15 नंबर का, यानी कि टोटल 5 यूनिट आनी है, यानी कि 5 चैप्टर आने हैं, तो टोटल आपके हो जाएँगे 75 नंबर। और यदि आप लोगों ने इन जो इस प्रश्न बैंक में ये 1 पार्ट के, 2 पार्ट के, 5 और 6 और 7 पार्ट के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप लोगों ने उनको बेहतरीन तरीके से कर लिया, तो ये बात मानिए आपके 75 में से 60 प्लस नंबर आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर इसके अलावा जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए गए हैं, उनको तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। इसके अलावा मैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए जल्दी से इन सभी के आंसर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इनके आंसर जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस पर लिखते जाएँगे, ठीक है? तो भैया हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चंस है, ये विकल्प वाले हैं, तो जल्दी से मैं इनके आंसर पर टिक करते जाऊँगा और आप भी इनको एक ही बार में याद करते जाइएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है पहला विकल्प, किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है? अंतर आणविक बल का मतलब है, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच में लगने वाला जो बल है, वो सबसे अधिक किस में होता है? तो आपको ये पता होगा कि ये होता है ठोस में, क्योंकि ठोस के कण ही सबसे अधिक पास-पास होते हैं और जिसके कण पास-पास, उसमें अंतर आणविक बल उतना ही अधिक, ठीक है? गैस की विशेषता क्या है? तो देखिए, निश्चित आकार तथा आयतन, ये तो नहीं है। केवल निश्चित आकार, ये भी नहीं है। केवल निश्चित आयतन, ये भी नहीं है। ना तो निश्चित आकार, ना ही निश्चित आयतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ना तो गैस का निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन। क्योंकि आकार निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि हम एक 100 ग्राम गैस ले लें, तो उसको यदि हम एक छोटे से गुब्बारे में भर दें, तो वो गुब्बारे जैसी होगी, और उसी 100 ग्राम गैस को यदि हम एक बड़े से कमरे में भर दें, तो पूरे कमरे में फैल जाएगी और उसका आयतन है वो कमरे के बराबर हो जाएगा। इसलिए गैस का ना तो आकार निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता। अगला है, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? तो सबसे अधिक गतिशील मतलब सबसे दूर-दूर, तो सबसे अधिक गतिशील होते हैं भाई साहब गैस के, जहाँ मन चाहे वहाँ पर वो घूम सकते हैं, इधर-उधर बैठे रहते हैं, ठीक है? अगला है, बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, यह कौन-सी प्रक्रिया है? तो बर्फ को अपन गर्म करके किसमें बदल रहे हैं? जल में। तो ये कौन-सी प्रक्रिया हो जाएगी? गलन, क्योंकि अपन गला रहे हैं ना, बर्फ ठोस हो जाएगी और ठोस से अपन क्या बना रहे हैं? जल यानी कि द्रव। तो द्रव में हो जाएगा ये हमारा गलन, ठीक है? और संघनन में क्या होता है? द्रव को अपन लोग ठोस में बनाते हैं। बाष्पीकरण में क्या होता है? जल को अपन लोग वाष्प में बनाते हैं। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई ठोस है, द्रव में आए बिना सीधा गैस में
चला जाता है। ये सभी बातें आपको पता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला, ठीक है? जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? जल के गैसीय अवस्था को बोलते हैं वाष्प। क्या बोलते? वाष्प, ठीक है? बादल नहीं बोलते, क्या बोलते? वाष्प। अगला है, वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? सतह का क्षेत्रफल करता है, हवा की गति करती है, तापमान तो और ज्यादा करता है भाई साहब, रंग नहीं करता। क्या नहीं करता? रंग। कलर से कुछ नहीं होता है, ठीक है? वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता ये रंग। अगला है, दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? अगर हम लोग दबाव यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा? तो ये भाई साहब कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दबाव डालने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 क्या कहता है? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस को अपन ने किस में बदला? द्रव में बदला। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं क्या? इस प्रक्रिया को बोल देते हैं द्रवीकरण। क्या बोल देते हैं? द्रवीकरण। अगला है, जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस को कैसे बदला सीधे गैस में, तो उस प्रक्रिया का नाम आप लोग ही बता दीजिए। ठोस गैस में, द्रव में नहीं आया, सीधा कहाँ बदला? गैस में, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अब आप लोग मुझे इसका उदाहरण जरा कमेंट में बताइए कि इसका उदाहरण क्या है, ठीक है? और आप लोग यदि इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन से दे पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है, ठीक है? अगला हमारा ये 10वां, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड्य होती है? सबसे अधिक संपीड्य, जिसके कण सबसे दूर दूर, यानी कि गैस। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? कौन सी प्रक्रिया जिससे गैस सीधे ठोस में क्या हो जाती है? परिवर्तित, ठीक है? तो वो है भैया, ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। गैस सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है? ठोस में। तो उसका आंसर अपन लोगों को बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या? अवक्षेपण। क्या बताना पड़ेगा? अवक्षेपण, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो भैया होती हैं 3। अब इसमें 3 हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, ये हमारी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। इसके अलावा यदि वो 5 ऑप्शन में दे तो हम 5 पर भी टिक लगाते। क्यों? क्योंकि पदार्थ की अवस्था 5 भी होती है। और चौथी अवस्था होती है कौन सी? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती है यहाँ पर हमारी बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है? तो 3 तो होती है, एक होती है ठोस, द्रव और गैस, बाकी 2, एक होगी हमारी प्लाज्मा और एक होगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? अगला देखते हैं हमारा 13वां, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड़ता होती है? तो ये होती है भैया, ये होती है हमारी किस में? ये होती है ठोस में। एक निश्चित सीमा और संपीड़ता कैसी होती है? नगण्य। तो ये किस में होती है? ठोस में। अगला, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर मोस्ट लिख लीजिए, ये आने वाला है पेपर में। न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैया किस में? ठोस में। किस में पाया जाता? ठोस में। विसरण मतलब होता है इसके कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ठोस के कण हैं वो न्यूनतम यानी कि कम से कम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, लेकिन द्रव के और गैस के काफी दूर तक जा सकते हैं। 15 में है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो वो है भैया उनकी संपीड़ितता। संपीड़ितता के कारण उनको सिलेंडर को गैसों में गैस को सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। जैसे आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है, तो वो संपीड़ितता की वजह से ही उतनी 15 लीटर गैस है आपके इस सिलेंडर में बन जाती है, ठीक है? क्योंकि उस गैस को अपन ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग आगे, तो आगे हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला है भैया हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है भाई साहब अपना वाष्पीकरण। ये तो आपको पता ही है, ऊपर पढ़ चुके हैं। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता? वाष्पीकरण, ठीक है? अगला है, गैस का द्रव में बदलना, ये था द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव वाष्प में बदले तो वाष्पीकरण। अभी यदि गैस का द्रव में बदलना तो ये कहलाता है द्रवीकरण। क्या कहलाता है? द्रवीकरण। क्या कहलाता है? द्रवीकरण, ठीक है? द्रवीकरण, ठीक। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? क्वथनांक यानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है?
और ये डिग्री सेल्सियस तो लिखा है, केवल 100 लिख देना है, केवल कितना लिख देना है 100। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अरे भाई मिट जा। तो ये कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है 100 डिग्री पर। आगे देखते हैं अपन लोग, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी द्रव को बिना गैस में बदले कहाँ गया भाई, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव में बदले, अब पदार्थ मतलब यहाँ पर ठोस भी हो सकता है, तो ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे कहाँ पर ले जाया जाता है, गैस में। द्रव में वो नहीं आया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला, मैं एक एक पॉइंट पर ज्यादा डिटेल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पाए। केवल आंसर को रटना नहीं है, हमको उसको समझना है। ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर बताता जाऊं तो आपको क्या होगा, उनको रटने पड़ेंगे, दोबारा देखना पड़ेगा। और मैं साथ में उनकी डिटेल बताते जा रहा हूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, बस याद ही होते जाते हैं। तो अगला ये जो हमारा 5वां है, इसमें क्या लिखा है, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो गैस से द्रव में नहीं आया, सीधे किस में आ गया, ठोस में, तो इसको बोल देते हैं हम लोग निक्षेपण। क्या बोल देते हैं, निक्षेपण। क्या बोल देते हैं, निक्षेपण। द्रवों में आपसी आकर्षण बल होता है, तो द्रवों में आपसी आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत ज्यादा के कम के बिल्कुल कम, तो ये होता है मध्यम। कैसा होता है, मध्यम। क्योंकि ठोसों में सबसे ज्यादा, द्रवों में मध्यम, और गैसों में सबसे कम। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं ड्राई आइस से, यानी कि शुष्क बर्फ से। किस नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ से। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसको बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोल देते हैं हम लोग, बाष्पीकरण। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वाष्पीकरण। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। चलिए देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पर सत्य असत्य आ जाते हैं भाई साहब, तो मैं यहाँ पर केवल सत्य असत्य में क्या करूंगा, केवल सत्य पर टिक लगाते जाऊंगा। तो देखिए जरा, जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, हाँ अब देखिए। ठीक है, तो देखिए जरा क्या लिखा है, गैसें सबसे अधिक संपीड्य अवस्था में होती हैं, तो भाई साहब ये सत्य है। अगला, ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर कंपन करते हैं। ठीक है, तो ठोसे के कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, वो अपनी जगह पर कंपन करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं। द्रव है, किस में बदलता है, गैस में बदलता है, तो संघनन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, बिल्कुल नहीं, ये एक बाष्पीकरण है। बाष्पीकरण दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो असत्य। हवा का प्रभाव पड़ता है, यदि हवा तेज चलती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, हवा कम चलती है तो बाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है। अगला देखिए, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, ऊष्मा की आपूर्ति करने से यानी ऊष्मा देने से, तो ये असत्य है, क्योंकि ऊष्मा आपूर्ति यानी देने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घटती नहीं है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। बर्फ बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, तो असत्य। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन नहीं कहते हैं। ठीक है, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को, अरे ये क्या कह दिया भाई, हट जा भाई हट जा, कहाँ गया। बर्फ से जल, बर्फ यानी ठोस से जल यानी कि द्रव बनने की प्रक्रिया को गलन यानी गलना, बिल्कुल कहते हैं भाई साहब, ये सत्य है। अगला है, गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है ना ही आयतन, तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। होता है भाई साहब ऐसा, ना तो आकार निश्चित ना ही आयतन। जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई साहब ये बात क्या है, गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये क्वथनांक है। कैसा है, क्वथनांक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा गलत। इसका गलनांक है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक है 100। ठीक है। तो अगर गलनांक बोले तो लिखना है 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक बोले तो लिखना है 100 यानी कि 100, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। अगला, गैस के कण के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो ये भाई साहब हो जाएगा असत्य। ठीक है, बल आकर्षण बल अधिक नहीं होता, ठोसों के बीच होता है। तो इसमें हमारा सत्य कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला सत्य है,
छठवां सत्य और सातवां सत्य, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, असत्य। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं भाई साहब हमारी जोड़ियां, क्या आ जाती हैं यहाँ पर, जोड़ियां। तो बहुत सारी जोड़ियां दी गई हैं यहाँ पर, 20 जोड़ी हमारे पास में यहाँ पर दी गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से इनको कर पाए। आई होप आप लोगों को ये दिख रही होंगी, ठीक है, दिख ही रही होंगी। चलो मैं इनको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये रही। हाँ, अब देखो, तो इनके लिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो हाँ, ये कर लिया मैंने, ठीक है। तो ठोस, ठोस की जोड़ी भाई साहब किससे बनेगी, तो ठोस की जोड़ी निश्चित आकार और आयतन, तो इसकी तो पहले से ही बन जाएगी, ये पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका आंसर हो जाएगा, पहले का। अगला है द्रव। द्रव क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा। गैस, सबसे अधिक संपीड्य, ये हमारा तीसरा, बिल्कुल सही बात है। गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन का तापमान, बिल्कुल सही बात है। क्वथनांक, द्रव से गैस में बदलना का प्रक्रिया, पांचवा, बिल्कुल सही बात है। कई लगते हैं कि सभी सही आंसर लिखे हैं, बिल्कुल। वाष्पीकरण, द्रव का गैस में बदलना, बिल्कुल सही बात है, सीधे ही आंसर है। संघनन, संघनन में क्या है, गैस का द्रव में बदलना, सही बात है। संघनन मतलब जमना, तो ये सातवें का उत्तर। ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में बदलना, सही बात है, ये आठवें का उत्तर, मतलब सीधे सीधे आंसर लिखे हैं। ठोसकरण, द्रव का ठोस में बदलना, ये नौवां। द्रवीकरण, गैस से द्रव में, बिल्कुल सही बात है। तापमान बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है, तो ये तापमान बढ़ाने से गैस का आयतन बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। दाब बढ़ाने से गैस का आयतन घटता है, ये भी सही बात है। वाष्पीकरण की दर हवा की गति से बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ब्राउनियन गति, कणों की अनियमित गति। तो भाई साहब जो जोड़ी है वो सीधी की सीधी मिली हुई है, उनमें कोई भी करेक्शन करने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर अति लघु के प्रश्न आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो ये रहे इन प्रश्नों के उत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो भाई आजा, कहाँ गया, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम। तो आपको पता है कि ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए ये दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। हाँ, तो क्या लिखा है, ठोस और गैस के कणों की गति में क्या अंतर है। तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, केवल कंपन करते हैं, जबकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से तेज गति इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये तो ठोस द्रव में आपको पता ही है। किसी भी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए कौन से दो कारक जिम्मेदार है। तो तापमान बदल दो तो अवस्था बदल जाएगी, और दाब बदल दो तो भी पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। जैसे अगर हम तापमान बदल देते हैं, तो कोई ठोस है, क्या है, ठोस है, तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव है तो किस में बदल जाएगा, गैस में। और अगर दाब डाल देते हैं, तो गैस से कोई चीज है किस में बदल जाती है, द्रव में। गैस से किस में बदलती है, द्रव में। तो ये दोनों कारक हैं जो कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए जिम्मेदार है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन, गैसों में आणविक जो आकर्षण बल है वो कम क्यों होता है। तो क्योंकि गैसों के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। अब जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, देखिए ये चलो इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ। अरे भाई मट जा यार, क्यों नहीं मटता, अरे मट जा। हाँ, देखिए, जैसे ये है हमारे किसके कण, ठोस के कण, बहुत ही कैसे होते हैं, पास पास होते हैं ठोस के कण। ये हमारा क्या है भाई साहब, ठोस, क्या है, ठोस। ठीक है, डिटेल में समझना ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर पाओ। ये हमारा ठोस है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, द्रव की, तो द्रव में कण थोड़े से क्या हो जाते हैं, दूर दूर, थोड़े से क्या हो जाते हैं, दूर दूर। ये हमारा द्रव है। और ये बात करें थी गैस की, तो गैस में कण है बहुत ही दूर दूर हो जाते हैं, तो ये हमारा गैस है। अब क्या लिखा है, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, इसलिए इन पर जो लगने वाला बल भी कैसा होता है, बहुत कम। क्योंकि जो पास में होंगे तो बल बहुत ज्यादा लगेगा, और जो बहुत दूर होंगे तो बहुत कम बल लगेगा, इसलिए आकर्षण बल बहुत कम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ठोस और गैस में से कौन सी अवस्था अधिक संपीड्य होती है, कारण बताइए। तो गैस अधिक संपीड्य होती है, क्या होती है, गैस अधिक संपीड्य होती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, जिससे अधिक दाब
दाब डालकर घटाया जा सकता है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। बाष्पीकरण क्या है, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के ऊपरी सतह से उसके कण ऊर्जा प्राप्त करके गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। यानी द्रव का किस में बदलना, गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। ओके, अगला। तो नन्नू मुन्नू बच्चे पढ़ रहे हैं ना अभी तक? बिल्कुल सर पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है हम भाग गए? अरे नहीं, हम तो पढ़ ही रहे हैं। तो क्या लिखा है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो 4 कारक पूछे हैं तो शॉर्ट में इन्हें लिख देते हैं। सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु प्रवाह और वाष्प दाब, ये चारों कारक हैं वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। सतह का क्षेत्रफल कैसे? सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और तापमान अधिक होने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु तेज चलने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, लेकिन जल वाष्प दाब अधिक होने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान द्रव के ऊर्जावान कण बाहर निकल जाते हैं और शेष द्रव की औसत ऊर्जा घट जाती है, जिससे भाई क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जावान कण होते हैं, जिनके पास में ऊर्जा होती है, तो वो बाहर निकल जाते हैं, और शेष द्रव की औसत ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि जिनके पास में ऊर्जा है, वे कण बाहर निकल गई। ठीक है। तो अब जो नीचे बचे हैं उनकी ऊर्जा घट जाएगी, यानी कि वो ठंडे हो जाएंगे। इसलिए वाष्पीकरण से हमें ठंडक उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, संलयन और वाष्पन में क्या अंतर है? तो संलयन का है ठोस से द्रव में बदलना, और वाष्पन क्या है, द्रव का गैस में बदलना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, बर्फान बिंदु एवं क्वथनांक को उदाहरण से समझाइए। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जमकर ठोस बन जाता है, क्या बन जाता है, द्रव ठोस बन जाता है, उसको बोलते हैं बर्फान बिंदु। जैसे जल का होता है 0 डिग्री क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसको बोल देते हैं क्वथनांक। ठीक है। तो जैसे जल का क्वथनांक कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है पर क्वेश्चन नंबर 11वां, गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो गैसों के कणों पर आकर्षण बल बहुत कम होता है, क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, और उनके बीच की दूरी ठोसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यही इसका रीजन है। छोटे छोटे आंसर लिखे, आपको यूं चुटकियों में याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रवस्था में आए, जैसे कपूर का वाष्पन और नेफ्थलीन की गोलियों का उड़ जाना। अगला है ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ब्राउनियन गति अनियमित गति है जो द्रव या गैस के अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों पर टकराने से होती है। जैसे धुएं में बिखरे धूल के कणों की गति, वो क्या है, ब्राउनियन गति। यानी कि जो टंडल प्रवाह है, टंडल प्रवाह में जो कण है वो गति करते हुए दिखाई देते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग में, उनकी गति को ही बोल देते हैं ब्राउनियन गति। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 14वां, दाब में वृद्धि करने पर गैस द्रव में क्यों परिवर्तित हो जाती है? तो दाब बढ़ाने से गैस के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और आकर्षण बल है वो बल बढ़ जाता है, जिससे वो द्रव में बदल जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा भैया 15वां, जल का गलनांक और क्वथनांक क्या है? तो जल का गलनांक है भैया 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में 16वां, ये क्या कहता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या आशा है? तो वह ऊष्मा जो किसी द्रव को क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए दी जाती है बिना तापमान बढ़ाए, तो वो कहलाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वाष्प या वाष्पीकरण से क्या आशा है? तो वाष्प वह गैसीय अवस्था है जो किसी द्रव के वाष्पन से बनती है, यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा वाष्पीकरण। तो छोटा सा ही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं। अगला 18वां है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो जब कोई ठोस बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव नहीं बनता है, ठोस से सीधा किस में बदल जाता है, गैस में, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोल देते हैं। जैसे कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां, ये अपन लोग पहले भी आगे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गलनांक को परिभाषित कीजिए।
तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वह गलनांक कहलाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि जल का जो गलनांक है वो कितना है, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है वो बर्फ और पानी होगा, यानी कि संलयन की अवस्था। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में भी होगा और थोड़ा जलीय अवस्था में भी होगा, यानी कि क्वथन की अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर आकर्षण बल के अनुसार लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो जल, बर्फ और ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में लगेगा? बर्फ में, फिर जल में, फिर ऑक्सीजन, आकर्षण बल के अनुसार। सबसे अधिक बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल, फिर जल के, फिर ऑक्सीजन के। अगला क्वेश्चन। तो एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये आप लोगों को नाम दोनों के दोनों सीख लेने हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे आगे चलते हुए तो आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो भैया सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु प्रवाह की गति और वाष्प दाब और यहाँ पर द्रव की गति, ये सब क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहते हैं? यानी कि वाष्पीकरण से जो शीतलन उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहते हैं? एक उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए। तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव के ऊर्जावान कण बाहर निकल जाते हैं, जिनके पास में ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे बचे हुए द्रव का तापमान कम हो जाता है। बचे हुए द्रव का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए यह शीतलन प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि तापमान कम होने से वो शीतल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? शीतलन की प्रक्रिया। उदाहरण है, पसीना शरीर से निकलकर वाष्पित हो जाता है, जिससे शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा। अब आ जाता है तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा का क्या महत्व है? तो गुप्त ऊष्मा देखिए क्या होती है। गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दी जाती है, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता है। और ये अणुओं को आपसी आकर्षण बल देने और आकर्षण बल को तोड़ने और उनको गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाती है। तो इसका महत्व ये है कि जो जो पदार्थ के जो अणु होते हैं, उनका जो आकर्षण बल होता है, उनको तोड़ने में लग जाती है गुप्त ऊष्मा, और उनको गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाती है, ठीक है। इसलिए तापमान नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, संलयन बिंदु क्या है? किसी एक ठोस का उदाहरण दीजिए और यह किस प्रकार कार्य करता है? तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, तो वह इसका संलयन बिंदु कहलाता है। जैसे जी बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर जल बन जाती है, इसलिए बर्फ का जो संलयन बिंदु है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउनियन गति क्या है? तो ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यह किस बात का प्रमाण है? तो जो कोलाइडी कणों की अनियमित गति होती है, जो उनके चारों ओर के द्रव गैस के कण के टकराने के कारण होती है, उसको ब्राउनियन गति कहते हैं। यह कणों के अस्तित्व और गतिशीलता के प्रमाण को संकेत देती है। यानी कि कणों का अस्तित्व, यानी कि कण हैं भी निरंतर गतिशील होते हैं, इस बात का प्रमाण देती है ये ब्राउनियन गति। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है? क्योंकि ये कण एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं, जिनसे आकर्षण बल अधिक होता है। सिंपल से आंसर अपन लोगों ने यहाँ पर लिख रखे हैं। वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है? तो ये काफी इंपोर्टेंट है। वाष्पीकरण क्या है? ये द्रव की सतह पर होता है या पूरे द्रव के आयतन में होता है? ये केवल द्रव की सतह यानी कि ऊपर ऊपर होता है। ये पूरा द्रव का आयतन, जो पूरा बर्तन है, पूरे बर्तन में होता है, ठीक है। लेकिन जो वाष्पीकरण है वो द्रव की कहाँ पर होता है? केवल सतह पर, केवल यहाँ यहाँ होगा ऊपर, लेकिन ये पूरी जगह है। ये क्या हो जाएगा? पहला अंतर। दूसरा क्या है भाई साहब? किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथन है वो केवल क्वथनांक पर ही होगा। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन यह तेजी से हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कौन सा? 8वां। क्या कहता है ये कहता है, शुद्ध कपूर और नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन क्यों होता है? तो कपूर और नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन इसलिए होता है क्योंकि ये ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव में आए। इसका कारण यह है कि इनमें वाष्प दाब अधिक होता है। क्या होता है? वाष्प दाब अधिक होता है, ध्यान रखना, वाष्प दाब अधिक होता है और आकर्षण बल कम होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े, सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो सूती कपड़े पसीने को जल्दी सूखते हैं और उसे वाष्पित होने में सहायता मिलती है, जिससे शरीर ठंडा
रहता है या शरीर को ठंडक मिलती है हमें, इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद इसका लास्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जावान कण बाहर निकल जाते हैं, जिससे शेष द्रव की औसत ऊर्जा घट जाती है और तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम हो जाने से शीतलता का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो इतने आप लोग क्वेश्चन के आंसर बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको त्रैमासिक पेपर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सारे बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं 11वां, कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, ठीक है, कणों की विशेषताएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना जाता है, जो कि आपके पेपर में आने ही वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाला है बिल्कुल। तो ये कर लीजिए। इनके अलावा आप लोग एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन इनको तो आप लोग कर ही लीजिए, जो कि आपके प्रश्न बैंक के हैं। ओके।